मासूम मोहब्बत पार्ट 9। डॉक्टर सारा मोक्ष की आवाज़ सुन होश में आती है। फिर इधर-उधर देख के जाने लगती है। फिर अपने कदम रोक सॉरी सिर्फ बोल पीछे की तरफ मुड़कर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। मोक्ष डॉक्टर सारा को ऐसे हड़बड़ाता देख उसे घूरने लगता है। डॉक्टर सारा के वहाँ के जाने के बाद मोक्ष सुहानी के वार्ड के अंदर देखता है और कुछ सोचते हुए अंदर चला जाता है और एकटक सुहानी के मुरझाए चेहरे को देखने लगता है। मोक्ष का चेहरा इस वक्त बिल्कुल शांत था, पर उसके दिमाग में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था जिसे बता पाना मुश्किल था। मोक्ष सुहानी को देखता है, फिर नीचे झुक उसके माथे को चूम लेता है और फिर जल्दी से उससे दूर हो जाता है और एक नज़र उसे देख वहाँ से बाहर आ जाता है। इधर पब में मान मोक्ष के कंधे को पकड़ कर उसे घूरते बोला, क्या हुआ है, कुछ बोलेगा भी? अब काबिल मान को देख के बोला, यार मैंने उसकी आंखों में फिर से वही दर्द और गिल्ट देखा है जो 8 साल पहले देखा था। केविन की बात सुन मान के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वो केविन को देखने लगता है, फिर कहता है, कुछ नहीं। केविन ने मान के चेहरे में गौर नहीं किया था। केविन उसके हाथ को पकड़ उसमें अपना चेहरा छिपा के बोला, तुम तो जानते हो यार, मैंने प्रिंसेस को उसके पास उसकी जान बचाने के लिए भेजा था, पर मैंने ये नहीं सोचा था प्रिंसेस की हालत ऐसी हो जाएगी। वो मुझे अब कभी माफ़ नहीं करेगा क्योंकि मेरी वजह से आज प्रिंसेस हॉस्पिटल में है। मान जो उसकी बात बिना किसी एक्सप्रेशन से सुन रहा था, लेकिन जैसे ही उसने केविन की लास्ट बात सुनी, उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उसके फेस में अब टेंशन दिखने लगी थी। मान केविन को सीधा कर उससे पूछता है, क्या हुआ है प्रिंसेस को? वो हॉस्पिटल क्यों है? वो तो कल मोक्ष के साथ थी ना, फिर हॉस्पिटल कैसे पहुंची? केविन मान की बात सुनकर बोला, हाँ उसकी हालत ख़राब थी, उसे अभी तक होश नहीं आया। वो रात भर दर्द सह नहीं सकी इसीलिए बेहोश हो गई और अभी वो कैसी है मुझे कुछ नहीं पता। मान केविन के हाथ को झटक देता है और उसके कॉलर को पकड़ते बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना उसे मत भेज उसके पास, वो उसे नहीं झेल पाएगी। देखा तूने, आज तुम्हारी वजह से वो हॉस्पिटल में है। मान केविन को अपनी लाल आंखों से देख रहा था। उसने केविन को अपने बिल्कुल पास खींच के गुस्से में बोला, अगर मेरी गुड़िया को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल वो एक झटके में केविन को छोड़ देता है और वहां से सीधा बाहर के लिए आ जाता है। मान केविन को झटकने से केविन सीधा पीछे होकर गिरता है और उसके सिर पर हल्का सा कट लग जाता है। लेकिन केविन इतने नशे में था कि उसको चोट का कोई भी एहसास नहीं होता। केविन खड़ा होता है और वापस चेयर में बैठ जाता है और क्लब के बाहर वेटर को ड्रिंक बनाने को बोलता है। केविन ड्रिंक पीते हुए खुद से बोला, मुझे नहीं पता था सुहानी की ऐसी हालत हो जाएगी। मुझे उस वक्त मोक्ष की जान बचानी थी। मैं कैसे बताऊँ सबको, मुझे उस वक्त वही सही लगा था। मैं उसे ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। केविन वाइन का पूरा गिलास पीते हुए बोला, आई एम सॉरी प्रिंसेस, मेरी वजह से आज तुम हॉस्पिटल में हो। प्लीज़ अपने भाई को माफ़ कर देना। इतना बोल केविन की आंखों में एक कतरा आंसू बह जाता है जो पता नहीं कब से उसने रोका हुआ था। केविन के हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी, उसकी आंखें लाल दिख रही थी। सिटी हॉस्पिटल, मान सिटी हॉस्पिटल आ गया था। वो सुहानी की वार्ड की तरफ आता है तो देखता है मोक्ष वहीं डोर से टिक कर सिगरेट के कस ले रहा था। मान जल्दी से मोक्ष के पास आता है और डरते बोला, गुड़िया कैसी है? अब डॉक्टर ने क्या बोला, उसे होश आया कि नहीं? मोक्ष जो सिगरेट के कस लेते हुए सामने देख रहा था, किसी सोच में डूबा था। उसके कानों में जब मान की आवाज़ पड़ी तो उसे देखने लगता है। मान मोक्ष को देखता है और उसके जवाब का इंतज़ार करता है, लेकिन मोक्ष मान को बिना भाव के देख रहा था, कुछ नहीं। मान जब मोक्ष को कुछ न बोलता देखता है तो उसे अब गुस्सा आने लगता है। वो मोक्ष को देख गुस्से में चिल्ला के बोला, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? मैंने बोला मेरी बहन कैसी है? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मोक्ष मान की बात सुन उसे अपनी नीली आंखों से घूरने लगता है। फिर एकदम से उसके कॉलर को पकड़ के बोला, और अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। इतना बोल मोक्ष उसे एकदम से छोड़ देता है। फिर उसे घूरते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम्हारी बहन? वो तुम्हारी बहन नहीं है, अभी की बहन है। मान मोक्ष की बात सुन अपनी हाथों की मुठ्ठियां कस देता है और अपने दांत काटते हुए बोला, तुम जब सब जानते हो फिर भी ऐसा क्यों बोल रहे हो? मोक्ष उसकी बात सुन डबल स्माइल करने लगता है, फिर सिगरेट की कस लेते हुए सामने देखने लगता है। मान मोक्ष को देखकर बोला, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे भाई को कुछ होगा? तुम मुझे मार दोगे? मैंने क्या किया तेरे भाई को? वो तो अपने कॉलेज में होगा ना। मोक्ष मान की बात सुन उसे घूरने लगता है और अपनी दांत पीसते बोला, तुम बार बार भूल क्यों जाते हो? मेरा एक नहीं दो भाई है और मैं उस भाई की बात कर रहा हूँ जिसे तूने क्लब में अकेला छोड़ के आया है। मान उसकी बात सुन अपने सिर पर हाथ रख के बोला, मैं तो भूल ही गया था, केविन वहाँ अकेला है और उसने बहुत पी भी रखी थी। मोक्ष मान को देख के बोला, और तू फिर भी उसे वहाँ अकेला छोड़कर आ गया, ये जानते हुए भी कि वो उस पर वार करने के लिए हर वक्त उसके पीछे करते रहते हैं। मान को भी रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो मोक्ष को देख के बोला, सॉरी यार, गलती हो गई मुझसे। मोक्ष मान को देख के बोला, लगता है तुम भूल गए हो तुम कौन हो, तभी तो तुम्हें ये याद नहीं कि किंग की दुनिया में गलतियों की माफ़ी नहीं मिलती बल्कि सिर्फ गलती करने की सज़ा मिलती है। मान मोक्ष की बात सुन डर जाता है। उसे पता था मोक्ष को गलती और गलती करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। मान डरते बोला, मैं अभी अपने आदमियों को केविन की सुरक्षा के लिए भेजता हूँ। इतना बोल मान किसी को कॉल करने लगता है। मान जो अभी भी सुहानी की चिंता हो रही थी,
अब उसे सुहानी के साथ साथ केविन की भी चिंता होने लगी थी। उसे भले ही पता था अगर मोक्ष ठीक दिख रहा है इसका मतलब सुहानी ठीक है। भले ही उसने उसे बताया नहीं था, फिर भी उसे इतना तो पता था मोक्ष के होते हुए सुहानी को कुछ भी नहीं हो सकता। मोक्ष मान को डरता देख गुस्से में बोला, लगता है चेहरा बदलने से तुम्हारे अंदर के इमोशन भी उसी तरह बदलने लगे हैं। भूलो मत कि तुमने सिर्फ मान का चेहरा लिया है। तुम सच के मान नहीं हो बल्कि अभिमान सिंह राठौड़ हो। इसीलिए उसकी तरह बच्चों की तरह घबराना बंद करो। इतना बोल मोक्ष अपना फ़ोन निकाल किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से जैसे ही कॉल रिसीव होती है तो मोक्ष अपनी सर्द आवाज़ में बोला, उसे अब तुम्हारी ज़रूरत है, उसके पास जाओ। इतना बोल वो बिना दूसरी तरफ की बात सुने कॉल कट कर देता है। मान मोक्ष को देख के चौंकते हुए बोला, तुमने उसे उसके पास जाने को बोला है? अगर केविन को उसके बारे में पता चल गया तो वो सबको ख़त्म कर देगा। मोक्ष केविन को देख के बोला, लगता है तुम सच में खुद को भूल गए हो, तभी तो तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो गया है। मान मोक्ष की बात सुन बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आज भी वही अभिमान सिंह राठौड़ हूँ जिसे ये दुनिया ब्लैक डेविल के नाम से जानती है। अगर तुम अंडरवर्ल्ड के किंग हो तो मैं भी अंडरवर्ल्ड का डॉन हूँ। मोक्ष मान की बात सुन अपनी आईब्रो उचका देता है और मान को घूरने लगता है। फिर उसे देख बोला, अगर डॉन हो तो उसके जैसे ही दिमाग चलाओ ना। मान मोक्ष को देख फ्रस्ट्रेट होकर बोला, यार ये बातें घुमाना बंद करो, सीधा सीधा बोलो ना। मोक्ष मान को फ्रस्ट्रेट होता देख फिर सामने देखते बोला, उसे पहले से सब पता है और वो अपना काम भी पूरा कर चुका है, बस एक बचा है। मान उसे देख चौंकते बोला, ये कब हुआ और उसने इतनी जल्दी कैसे पता लगाया? मोक्ष मान को घूरते बोला, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग सच में काम करना बंद हो गया। अब तुम्हें ब्लैक डेविल किस बेवकूफ़ ने बनाया है? मान मोक्ष की बात सुन दांत पीसते बोला, मेरे बाप ने बनाया है। और क्या मुझे बार बार बेवकूफ़ कह रहे हो? मुझे क्या पता होगा कुछ। 3 साल तक तो मैं कोमा में था। जब कोमा से बाहर आया तो खुद के बारे में कुछ नहीं पता था। जब तुमसे मिला तुम तो खड़ूस की तरह बस घूरते रहते थे, बोलते कुछ नहीं थे। और जब अब याद आया तो तुमने मुझे इस बेवकूफ़ मान की शक्ल में रखने को बोल दिया। अब ये बताओ तुम उसका क्या करोगे? उसे वैसे ही हवा में उड़ने दोगे? उसे पकड़ वहाँ से उठा क्यों नहीं लेते? मोक्ष सामने देखते बोला, शिकार जब खुद चलकर आ रहा है तो हमें पीछा करने की क्या ज़रूरत है? इतना बोल मोक्ष सुहानी के वार्ड के अंदर चला जाता है। मान उसकी बात सुन डबल स्माइल करता है और खुद भी उसके पीछे चला जाता है। बिग बॉस ब्रदर इधर केविन अभी भी क्लब में था और पूरे नशे में चूर था। वो अभी भी वही बार काउंटर में बैठा हुआ था। ये क्लब मोक्ष का ही था, इसीलिए कोई भी केविन को कुछ नहीं कहता। केविन खुद में बड़बड़ाते बोला, सॉरी भाई, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। प्रिंस को होश आ गया होगा पर मैं उसे क्या बोलूँगा? केविन खुद में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा था। वो ऐसे ही अभी बोल ही रहा था कि कोई उसके पास आकर उसके कंधे में हाथ रखता है। केविन को जैसे अपने कंधे में किसी का हाथ महसूस होता है, वो अपना सिर उठाकर उस इंसान को देखने लगता है। केविन को उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखाई देता क्योंकि उसने बहुत पी ली थी, जिससे उसको अपनी आँखों से धुंधला-धुंधला दिख रहा था। केविन अपनी आँखें बंद करके फिर से खोल के देखता है तो उसे अब हल्की-हल्की उस शख्स का चेहरा दिखने लगता है जो एक लड़की का था। केविन उस लड़की को देख झट से उसके पेट से उसको पकड़कर गले लगा लेता है क्योंकि केविन बैठा हुआ था और वो लड़की खड़ी थी, इसीलिए केविन उसे पेट से पकड़कर गले लगाया हुआ था। केविन उसके पेट पर अपना सर छिपाते हुए बोला, लिटिल गर्ल तुम आ गई। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। तुम्हें पता चल गया था ना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम इसीलिए मुझसे मिलने आई हो ना? जी हाँ, ये गीता ही थी जिसे मोक्ष ने फ़ोन करके केविन के पास जाने को कहा था। गीता केविन को देख उसके बालों को सहलाते बोली, हाँ, मैं आपके लिए यहाँ आई हूँ, पर आपने इतनी पी क्यों है? केविन उसके पेट से अपना सिर बाहर निकाल कर बोला, लिटिल गर्ल क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैंने सुहानी को भाई के पास भेजकर गलती की है? लिटिल गर्ल तुम तो मुझे जानती हो ना, मैं कभी भी सुहानी के साथ ऐसा नहीं करता, पर मुझे उस वक्त मोक्ष को बचाना था, जो सिर्फ सुहानी ही कर सकती थी। अगर मोक्ष को उस वक्त सुहानी नहीं मिलती तो वो तड़पता रहता और मैं उसे ऐसे कैसे तड़पता देख सकता था। मैं जानता हूँ सुहानी छोटी है अभी इन सब के लिए, पर वो उसकी वाइफ़ है, तो उसके होते हुए मैं किसी और लड़की को कैसे मोक्ष के पास भेज सकता हूँ? ये तो गलत होता ना लिटिल गर्ल। गीता उसकी बात सुन उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ते बोली, आपने कुछ भी गलत नहीं किया और वैसे भी वो दोनों हस्बैंड वाइफ़ है, आज नहीं तो कल उनके बीच में ये ज़रूर होना ही था। वो बाद में होता या अब क्या फ़र्क पड़ता है? इसीलिए अब खुद को दोष देना बंद करो और चलो मेरे साथ। इतना बोल गीता केविन को उठाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो केविन को उठाती है, केविन फुल नशे में होने के कारण वापस नीचे बैठ जाता है। गीता केविन को देख गुस्से में बोली, आपको इतनी सुबह पीने के लिए किसने कहा था? अब मैं कैसे आपको अकेले यहाँ से ले जाऊँ? गीता की बात सुन बार काउंटर का वेटर बोला, मैम सर का इस क्लब में अपना एक पर्सनल रूम है, आप उन्हें फ़िलहाल वहीं ले जाइए। जब सर का नशा उतर जाएगा तब उन्हें घर ले जाना। गीता वेटर की बात सुन हाँ में अपना सिर हिला देती है
और एक वेटर की मदद से केविन को उसके पर्सनल रूम की तरफ ले जाते हैं गीता और वो वेटर बड़ी मुश्किल से केविन को उसके रूम तक लाते हैं। केविन की पर्सनालिटी बहुत ही अच्छी थी और उसने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा था। वह वेटर और गीता को केविन को रूम तक लाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, फिर भी जैसे तैसे करके दोनों केविन को रूम तक ले आते हैं। गीता वेटर की मदद से केविन को बेड पर लेटा देती है, फिर उस वेटर को वहाँ से जाने को कहती है तो वेटर वहाँ से चला जाता है। गीता एक नज़र केविन को देखती है जिसकी आंखें नशे में हल्की-हल्की खुल रही थी, फिर बंद हो रही थी। गीता उसे देख ना में अपना सिर हिला देती है, फिर केविन के पास आके उसके जूते निकालने के लिए जैसे ही उसके पैर छूती है तो केविन अपने पाँव जल्दी से पीछे खींच लेता है। केविन गीता का हाथ पकड़ अपने ऊपर खींच लेता है। गीता उसके यूँ अचानक खींचने से चौंक जाती है और केविन को अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से देखने लगती है। केविन गीता की आंखों में अपनी नशीली आंखों से देखता है, फिर अचानक उसकी नज़र गीता के सुर्ख लाल होठों पर जाती है। केविन को उसके होठों को देख अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है। केविन से अब और रुका नहीं जाता और वो आगे बढ़ अपने होठों को गीता के होठों से जोड़ देता है। गीता की आंखें और बड़ी-बड़ी हो जाती है। केविन गीता को अपनी नशीली आंखों से देख रहा था। वो अपने हाथ गीता के कमर में कसते बोला, लिटिल गर्ल, तुम्हारी जगह मेरे पाँव में नहीं है, यहाँ है। वो अपने दिल वाली जगह में हाथ रख के बोला। गीता केविन की बात सुन उसे अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से देखने लगती है। केविन गीता की बड़ी-बड़ी आँखों को देखकर बोला, लिटिल गर्ल, मुझे ऐसे मत देखा करो। जब तुम मुझे ऐसे देखती हो ना, मुझे अपने दिल में कुछ-कुछ होता है। गीता उसकी बात सुन अपनी आँखें छोटी करके बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? छोड़िए मुझे, और आपसे शराब की बहुत स्मेल आ रही है। केविन गीता की बात सुन झट से पलट जाता है। अब गीता केविन के नीचे थी और केविन गीता के ऊपर आ गया था। गीता उसके सडन एक्शन से घबरा जाती है और उसे घबराते हुए देखने लगती है। केविन की नज़र गीता के कँपकँपाते होठों पर टिक जाती है। केविन गीता के कँपकँपाते होठों पर अपने अंगूठे से रफ करने लगता है। गीता उसकी हरकत देख गुस्से बोली, आप ये क्या कर रहे? उठिए मेरे ऊपर से। केविन गीता की कोई भी बात नहीं सुनता। उसकी नज़र बस गीता के होठों पर थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे गीता की वो मुलायम होंठ उससे इनवाइट कर रहे हो। केविन गीता के होठों को रफ करना छोड़ अपना हाथ उसकी कमर में डाल देता है और आगे बढ़ अपने होंठ गीता के होठों से जोड़ देता है। गीता उसकी हरकत देख काँप जाती है और अपनी आँखें बड़ी कर उसे देखने लगती है। गीता को जब केविन के होंठ ठंडे स्पर्श अपने होठों पर महसूस होता है तो उसे केविन के किस में कोई ज़बरदस्ती हवस नहीं दिख रही थी, बस प्यार ही प्यार दिख रहा था। गीता की आंखें उसके इतने प्यार से किस करने से खुद ब खुद बंद हो जाती है। गीता केविन के किस को महसूस करने लगती है। उसे उसके किस करने से अपने अंदर एक सुकून मिल रहा था। केविन को अब एहसास होता है कि वो गीता उसका कोई विरोध नहीं कर रही है तो केविन और पैशनेट होकर गीता को किस करने लगता है। वो अपने एक हाथ गीता के कुर्ते के अंदर ले जाता है और उसकी कमर को सहलाने लगता है। गीता उसकी उस हरकत को देख घबरा जाती है और उसके कंधे पर अपना हाथ रख उसे रोकने की कोशिश करने लगती है। केविन गीता को जब खुद को रोकता हुआ देखता है तो वो उसके होठों को छोड़ देता है और उसे देखने लगता है। गीता का शरीर डर से कांप रहा था और वो अपनी कांपती हुई अब नजरों से उसे देखने लगती है। केविन गीता की आंखों में डर साफ देख रहा था। वो उसके गालों पर अपने हाथ रख के उसे जुनूनियत से देखते हुए बोला, लिटिल गर्ल, मैं आज तुम्हारा ये डर खत्म करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी रूह, तुम्हारे जिस्म में सिर्फ अपना प्यार चाहता हूँ, ना कि ये डर जो तुम्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। प्लीज़ लिटिल गर्ल, मुझे आज इजाज़त दे दो तुम्हारे अंदर के डर को ख़त्म करने की। मैं चाहता हूँ तुम सिर्फ मेरे प्यार को अपने अंदर महसूस करो, ना कि उस डर को जो तुम्हें मेरे करीब आने से रोकता है। गीता की आंखों में नमी तैर जाती है और वो अपनी नम आंखों से केविन को देखने लगती है। वो डरने लगती है कि कहीं केविन को उसके बारे में पता तो नहीं चल गया। वो सोचने लगती है अगर ऐसा हुआ तो केविन उससे नफरत करेगा, उसकी तरफ देखेगा भी नहीं और उसके बारे में पता नहीं क्या सोचेगा। गीता अंदर ही अंदर डरने लगती है और उसी डर से अब उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगते हैं। ये सच था कि वो केविन से बहुत प्यार करती थी, आज से नहीं बचपन से, जब वो 10 साल की थी तब से। लेकिन उसके पास्ट की वजह से वो केविन को अपना प्यार कन्फेस नहीं कर सकती थी। वो नहीं चाहती थी केविन उससे नफरत करे या उसके बारे में गलत सोचे। वो खुद केविन के करीब जाना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर का डर उसे रोक रहा था। गीता अपनी नम आंखों से यही सोच के बस केविन को देखने लगती है। केविन गीता की नम आंखों को देखिए सोच के बस केविन को देखने लगती है। केविन गीता की नम आंखों को देख के झुककर उसकी आंखों को बारी-बारी से चूम लेता है। केविन को अभी भी गीता का शरीर कांपता हुआ महसूस हो रहा था। केविन नहीं चाहता था गीता उसे डरे, उसके प्यार को ऐसे डर के फेस करे। वो गीता को एक नज़र देख उठने लगता है। गीता केविन को जैसे उठता देखती है तो उसके कंधे पर अपने हाथ रख उसे रोक देती है। केविन को जैसे ही गीता के हाथ अपने कंधे पर महसूस होते हैं तो वो गीता को देखने लगता है। गीता भी उसे अपनी नम आंखों से देखने लगती है।
गीता केविन को देख के बोली, आप मुझसे सच में प्यार करते हैं? केविन गीता के सवाल को सुन उसे देखने लगता है। उसे समझ नहीं आता गीता उससे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही है। केविन गीता को देख बोला, तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो जान? गीता उसके मुँह से अपने लिए जान सुन अपनी आंखें बंद कर देती है, तो उसकी आँख के कोनों से आंसू गिर जाते हैं। गीता फिर अपनी आँख खोल के केविन को देख के बोली, अगर आपको कभी मेरे बारे में कुछ ऐसा पता चले जो बिल्कुल भी सही नहीं हो तो आप क्या करेंगे? केविन गीता को अब बिना भाव के देखने लगता है। उसके चेहरे में अब कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे। वो गीता को अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे से देखने लगता है। गीता केविन को अपनी खाली आंखों से देखने लगती है। उसे अपनी खाली आंखों से देखते हुए बोली, क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? केविन गीता को वैसे ही देखता रहा, फिर अचानक डबल स्माइल करने लगता है। केविन गीता के ऊपर से उठ जाता है और उसके बगल में लेट जाता है। गीता केविन को कुछ न बोलता देख कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता केविन ने उससे कुछ बोला क्यों नहीं। बस उसने उसकी डबल स्माइल देखी थी। गीता अपनी सोच में गुम थी कि तभी गीता के कानों में केविन की सर्द आवाज़ पड़ती है, अपने खाली दिमाग को ज़्यादा मत चलाओ और चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अब तो गीता का दिमाग ब्लैंक हो जाता है। अभी तो ये बंदा उसे इतने प्यार से बात कर रहा था और प्यार करने का दावा भी कर रहा था, और अब सडनली इसके तेवर बदल गए। पहले की तरह खड़ूस हो गया और गीता केविन को कंफ्यूज होकर देखने लगती है। केविन फिर से गीता को अपनी बाहों में लेकर बोला, लिटिल गर्ल, मेरे बारे में इतना मत सोचो। मैं दिल में आता हूँ, दिमाग में नहीं। इसीलिए मेरे बारे में इतना मत सोचो, नहीं तो प्यार हो जाएगा मुझसे। इतना बोल केविन गीता को अपनी तरफ खींचता है और उसे हक करके सो जाता है। गीता केविन की हरकत देख अगलाते हुए बोली, सर अभी दोपहर हो रही है, मुझे घर जाना है, आप सो जाइए। गीता ने अभी इतना ही बोला था कि केविन ने गीता की गर्दन में अपने होंठ रख बाइट कर देता है। गीता की अब तो कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती और मजबूरन उसे भी अपनी आंखें बंद करके सोना पड़ता है। सिटी हॉस्पिटल। इधर सुहानी को अब तक होश आ गया था और वो टुकुर-टुकुर मोक्ष को देख रही थी। मोक्ष सुहानी से कुछ नहीं बोल रहा था, बस उससे नज़रें चुरा रहा था। सुहानी मोक्ष को देख के बोली, "हब्बी, अब आप कैसे हैं?" मोक्ष अपना सर हिला के बोला, "हाँ, मैं ठीक हूँ, मेरी फ़िक्र मत करो और तुम आराम करो।" सुहानी मोक्ष की बात सुन मायूस होकर बोली, "हब्बी, आप ठीक हो गए हो? पता है, कल आपने मुझे कितना दर्द दिया था, मुझे लग रहा था मैं मर जाऊँगी। मैंने आपको बोला भी था मुझे दर्द हो रहा है, पर आप मेरी सुन ही नहीं रहे थे। आप ना कल मॉन्स्टर हबी बन गए थे।" मोक्ष सुहानी की बात सुन अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कस देता है। उसे खुद पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वो कल सुहानी का दर्द देख रुकना चाहता था, पर वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। उसने बहुत कोशिश की थी कल रुकने की, पर उससे नहीं हो पाया। मोक्ष बिना सुहानी को देखे बोला, आई एम सॉरी रैबिट, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। मोक्ष तो सुहानी से नज़रें ही नहीं मिला पा रहा था, वो बस अपनी नज़रें उससे चुरा रहा था। सुहानी मोक्ष की बात सुनकर बोली, नहीं नहीं हब्बी, कल आपकी गलती नहीं थी, मुझे पता है कल आपको उस गंदी आंटी ने कुछ किया था, तभी आप मॉन्स्टर बन गए थे, नहीं तो आप तो मेरे सेवियर हब्बी थे जो मुझे हमेशा दूसरों से प्रोटेक्ट करते हैं। आप सॉरी मत कहिए। इतना कह सुहानी मोक्ष के पेट से लिपट जाती है। हालांकि उसे अभी मोक्ष से डर लग रहा था, लेकिन वो अपने हबी के बिना भी नहीं रह सकती थी। उसे उसकी आदत जो लग गई थी। मोक्ष सुहानी के अचानक ऐसे गले लगने से चौंक जाता है। फिर वो सुहानी को देखता है जो किसी बच्चे की तरह उससे लिपटी हुई थी। मोक्ष के फेस में छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो सुहानी के कमर में जैसे अपने हाथ रखने वाला था, तो उसकी आंखों के सामने सुहानी का दर्द भरा चेहरा और कानों में सुहानी की रोने की आवाज़ आने लगती है। मोक्ष के हाथ काँपने लगते हैं। मोक्ष अपने तुरंत हाथ नीचे कर देता है और कस के अपनी आँखें बंद कर देता है। मोक्ष अपनी बंद किए हुए आँखों से सुहानी से बोला, रैबिट, तुम अभी आराम करो, फिर हम थोड़ी देर में घर चलेंगे। सुहानी मोक्ष की बात सुन उससे अलग होकर बोली, मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे मम्मा के पास जाना है। मोक्ष सुहानी की बात सुन बस हाँ में अपना सिर हिला देता है और बिना सुहानी की तरफ देखे वहाँ से बाहर आ जाता है। मोक्ष सुहानी के वार्ड से बाहर आकर एक कोने में आ जाता है और एक जोरदार पंच दीवार पर दे मारता है। उसकी आंखें इस वक्त लाल हो रखी थी। मान जो मोक्ष को सुहानी के वार्ड से इतने गुस्से में बाहर आता देख उसके पीछे आया था, जल्दी से उसके पास आकर बोला, मोक्ष ये क्या कर रहा है, तू पागल हो गया है क्या? मोक्ष मान को देख गुस्से में बोला, हाँ हो गया हूँ, तुम जानते भी हो वो मुझसे डर रही थी। उसे लग रहा था कि मैं कहीं फिर से उसके साथ बोलते बोलते मोक्ष रुक जाता है। मोक्ष मान को अपनी लाल आंखों से देखते बोला, तुम्हें पता है रैबिट ने मुझसे क्या कहा? मान उसको देखना में अपना सिर हिला देता है। मोक्ष उसे देख बोला, उसने मुझसे कहा कि मैं कल रात उसका मॉन्स्टर हबी बन गया था। तुझे पता है, मुझे भी लगता है उसने कोई गलत नहीं कहा, मैं सच में राक्षस हूँ जिसने एक बच्ची का रेप। मोक्ष बोल ही रहा था कि माँ ने उसका कॉलर पकड़ के गुस्से में चिल्ला के कहा, खबरदार जो तुमने अपने मुंह से ये फालतू का वर्ड निकाला तो। मान मोक्ष का कॉलर छोड़ देता है, फिर खुद को शांत करते बोला, मोक्ष मेरी बात सुनो, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम्हारी इसमें कोई गलती भी नहीं थी। वो तो उस नेहा ने तुम्हें हैवी ड्रग्स दिया था जिससे तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए।
और तुम्हें गिल्टी फ़ील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यार तुम हस्बैंड वाइफ़ हो, तो तुम्हारे बीच में ये होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है क्योंकि वो अभी बच्ची है। तुम जानती भी हो वो अभी ठीक से 18 की भी नहीं हुई है और तुम कह रहे हो कि बड़ी बात नहीं है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ़ है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर हमारा पार्टनर कंफर्टेबल नहीं है तो हम उसके साथ ज़बरदस्ती करें। मोक्ष ने उसे गुस्से से कहा। मान मोक्ष की बात सुन हाँ में अपना सिर हिला के बोला, हाँ, मैं मानता हूँ तुम जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, पर तुम्हारे और सुहानी के बीच में जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। तुम खुद को दोष देना बंद करो यार। मुझे लगता है वो मेरे साथ सेफ नहीं है। तुम उसे अपने साथ ले जाओ। मुझे अब खुद पर विश्वास नहीं है। मेरे बहुत से दुश्मन हैं। अगर फिर किसी ने ऐसा किया तो नहीं, उसे मुझसे दूर जाना होगा। मोक्ष ने मान को देखते हुए कहा। मान मोक्ष की बात सुन हैरान होकर बोला, तुम पागल हो गए हो? तुम जानते हो ना वो मेरे साथ नहीं रह सकती है, और तुम जिसे अपने दुश्मन बता रहे हो, तुम जानते हो वही दुश्मन सुहानी को ढूंढ रहे हैं, और अगर गलती से उन्हें सुहानी के बारे में पता चला तो तुम जानते हो उसके साथ क्या होगा। वो मेरे साथ नहीं तुम्हारे साथ ही सेव रहेगी, और तुम जानते हो सुहानी सबकी चाबी है। मोक्ष को भी मान की बात सही लगती है। वो सुहानी को ऐसे ही किसी के हाथ नहीं लगने दे सकता था, क्योंकि वो लोग सुहानी से सिर्फ एक चीज चाहते थे, और मोक्ष सुहानी को उनके हाथ किसी भी हाल में नहीं लगने दे सकता था। मोक्ष मान को देख हमें अपना सिर हिला देता है और सिगरेट निकालता है। मान उसके सिगरेट जलाता है तो मोक्ष उसके कस लेने लगता है और फिर मान की तरफ बढ़ा देता है। मान भी सिगरेट के एक कस लेकर धुआं छोड़ता है और मोक्ष की तरफ बढ़ा देता है। मान फिर मोक्ष को देख थोड़ा शरारती अंदाज में बोला, वैसे अच्छा हुआ जो भी तुम्हारे और सुहानी के बीच में हुआ। होश में तो तुम उसके करीब नहीं जाते, और मैं किसी का मामा नहीं बनता, तो क्या पता तुम्हारी कल की मेहनत से मैं मामा बन जाऊं और तुम्हारा बेटा अंडर। शट अप, गलती से भी अपने मुंह से ये बात मत बोलना। मोक्ष मान का कॉलर पकड़ते बोला। मान मोक्ष की बात सुनकर सॉरी बोलता है। मोक्ष मान का कॉलर छोड़ देता है और उसे घूरते हुए डॉक्टर के कैबिन की तरफ चला जाता है। मान उसे जाता हुआ देख एक आह भरते बोला, अगर सुहानी सच में प्रेग्नेंट हुई तो उस पर खतरा और बढ़ जाएगा। सब उसके बच्चे की जान के पीछे पड़ जाएंगे। मुझे किसी भी कीमत पर सुहानी और मोक्ष की सिक्योरिटी बढ़ानी होगी। इतना बोल मान भी मोक्ष के पीछे आ जाता है। खुराना पैलेस। मोक्ष अब तक सुहानी को घर लेकर आ गया था। मान भी उसी के साथ था। मोक्ष सुहानी का हाथ पकड़ घर के अंदर आ जाता है। मोक्ष सुहानी जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो उन्हें वहां पर निहारिका जी किसी से बात करते हुए दिखाई देती है। घर में इस वक्त उनके अलावा कोई नहीं था। आर्यन आरोही कॉलेज गए हुए थे और राज एक मीटिंग के लिए ऑफिस गए थे। मोक्ष जैसे ही अंदर आता है तो निहारिका जी मोक्ष को देख के बोली, अरे मोक्ष बेटा तुम लोग आ गए। निहारिका जी जैसे ही ये कहती है तो उनके बगल में बैठी लड़की भी उस तरफ देखती है। मोक्ष और मान की नज़र जैसे ही उस लड़की पर पड़ती है तो दोनों अपनी जगह में ही जम जाते हैं। सुहानी निहारिका जी को देख मोक्ष से अपना हाथ छुड़ा के उनकी तरफ भाग कर जाती है और उनके गले लगकर कहती है, मम्मा मुझे आपकी बहुत याद आई। निहारिका जी सुहानी के सिर में हाथ रख के बोली, अच्छा जी, मेरे बच्चे को बस 12 घंटे दूर रहने से मम्मा की याद आ गई। सुहानी मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला देती है तो निहारिका जी के फेस में स्माइल आ जाती है। निहारिका जी सुहानी को खुद से दूर करते बोली, वैसे बेटा आप कल कहाँ थी? मोक्ष मान जैसे ही सुहानी की बात सुनते हैं तो अपने सेंस में वापस आते हैं। दोनों ने सामने खड़ी लड़की को देखा, अपने हाथों की मुठ्ठियां कस दी थी। मान ने मोक्ष की तरफ देखा तो मोक्ष ने उसे आंखों से कुछ इशारा किया, जिसे समझकर मान ने अपनी गर्दन हिला दी। मान निहारिका जी के पास आकर बोला, अरे आंटी प्रिंसेस मेरे साथ थी, वो कल ये ऑफिस आ गई थी तो वहीं सो गई थी, तो मैं इसे घर ले गया था। निहारिका जी ने मान की बात सुन एक नज़र उसे देखा तो मान ने उन्हें सुहानी की तरफ इशारा किया। निहारिका जी मान के इशारे को समझ सुहानी को देख जो कन्फ्यूजन में सामने खड़ी लड़की को टुकुर टुकुर देख रही थी। निहारिका जी ने सुहानी को देखते हुए बोली, अरे बेटा आप थक गई होगी ना, आप अपने रूम में जाइए, फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर लेना। सुहानी जो सामने खड़ी लड़की को देख रही थी, निहारिका जी की बात सुन उनकी तरफ देखने लगती है। सुहानी निहारिका जी को देख के बोली, मम्मा ये कौन है? वो लड़की जो सुहानी को तब से देखे जा रही थी, वो निहारिका जी के गले लगी थी। वो उसकी बात सुन बोली, हेलो मेरा नाम अंजलि कपूर है। अंजलि कपूर जो दिखने में ठीक ठाक लग रही थी, जिसने घुटनों के ऊपर तक ही ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी, जिसके घुंघराले बाल, चेहरे में दर्जनों भर का मेकअप होता हुआ था, ब्लैक आंखें, उम्र कुछ 23 के आसपास की होगी। सुहानी ने उसकी तरफ देखा जो अपना हाथ आगे करके खड़ी थी। उसे सुहानी को देख हैरानी हो रही थी, क्योंकि सुहानी बहुत ही सुंदर दिख रही थी, जैसे कोई डॉल हो। अंजलि को उसको देख जलन होने लगी थी, क्योंकि उसने कोई मेकअप भी नहीं किया था, फिर भी उसका चेहरा चमक रहा था। अंजलि को उसे देख हैरानी भी हो रही थी, आखिर ये लड़की कौन है जो खुराना परिवार को जानती है और निहारिका जी को इतने हक से मम्मा कह रही है। अंजलि को सुहानी के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होने लगती है। निहारिका जी ने सुहानी को अपनी तरफ करते बोला, बच्चा आप रूम में जाइए। सुहानी ने उनकी तरफ देखा, वो जैसे ही कुछ कहने को हुई तभी सबकी कानों में एक सर्द आवाज पड़ी, जो सुहानी को ही देख के बोला, रैबिट तुमने सुना नहीं मम्मा ने क्या कहा? अपने रूम में जाओ। सुहानी मोक्ष की बात सुन जैसे ही उससे कुछ बोलने वाली थी, उसने अपनी कोल्ड आवाज में कहा,
नो मोर क्वेश्चन रैबिट, आई सेड गो टू द रूम। सुहानी मोक्ष की कोल्ड आवाज़ सुन अपना मुंह बना लेती है और गुस्से में वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। मोक्ष सुहानी को जाते हुए देख रहा था कि अंजलि मोक्ष के गले लग जाती है। मोक्ष का ध्यान सुहानी को देखने में था, लेकिन जैसे उसे किसी का टच महसूस हुआ तो उसकी आंखें सर्द हो जाती है। मान ने भी जब अंजलि को मोक्ष के गले लगते हुए देखा तो उसकी हाथों की मुट्ठी कस जाती है और वो घूर कर अंजलि को देख रहा था। मोक्ष ने एक झटके में अंजलि को अपने से दूर किया और जल्दी से अपना कोट उतार के फेंक दिया। उसने ऐसा किया था जैसे किसी गंदी चीज़ ने उसे छू लिया हो। मोक्ष का ऑरा बहुत ही खतरनाक हो गया था। अब पूरी लिविंग हॉल का टेम्परेचर गिरने लगता है। सबको अपने शरीर में ठंडा पसीना महसूस होता है। मोक्ष एकदम से अपनी लाल आंखों से अंजलि को घूरने लगता है। अंजलि ने जैसे ही मोक्ष की आंखें देखी उसका शरीर कांपने लगता है। वो अंजलि की तरफ जैसे ही अपने कदम बढ़ाने वाला था कि मान बीच में आ जाता है और मोक्ष को कंधों से पकड़ लेता है। मोक्ष जैसे ही मान को बीच में आता देखता है तो मान की तरफ अपनी डार्क नज़रों से देखने लगता है। मान जैसे ही मोक्ष की आंखें देखता है तो एक पल के लिए वो भी घबरा जाता है, लेकिन फिर वो खुद के डर को काबू कर मोक्ष की आंखों में देखता है जैसे उसे कुछ पूछ रहा हो। मोक्ष जैसे ही मान की आंखों में देखता है तो अपने हाथों की मुट्ठी कस देता है और अपनी आंखों को बंद कर 2 मिनट खुद को शांत करने लगता है। मोक्ष 2 मिनट बाद अपनी आंखें खोलता है। अब उसकी आंखें नॉर्मल दिख रही थी, लेकिन उसका ऑरा अभी भी कोल्ड ही था। मोक्ष मान से दूर होकर सामने रखे सोफे में किसी राजा की तरह अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ जाता है और सामने अंजलि को देखने लगता है। मोक्ष अंजलि को देख अपनी कोल्ड आवाज़ में बोला, मिस कपूर, आज तो आपने गुस्ताखी कर दी मुझे छूने की। अगर दोबारा आपने मुझे छूने की या मेरे पास आने की भी कोशिश की तो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। स्टे अवे फ्रॉम मी एज मच एज पॉसिबल। अंजलि मोक्ष की बात सुन घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके बोली, मोक्ष मेरी बात नो एम आई एम खुराना, आगे से कभी भी मुझे मेरे नाम से बुलाने की हिम्मत मत करना। ये हक मैंने सिर्फ अपनी फैमिली को दिया है। सो करेक्ट योर वर्ड एम खुराना मिस कपूर। अंजलि मोक्ष की बात सुन झिप जाती है। वो मोक्ष को देख के बोली, एम के, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? मैं मानती हूँ कि मैं तुमसे दूर चली गई थी, पर मैं तुम्हें यहाँ यही बताने आई थी। खुद से तुमसे दूर नहीं गई थी, बल्कि किसी ने मुझे किडनैप कर दिया था। मोक्ष अंजलि की बात सुन उसे अजीब तरह से देखने लगता है। अंजलि मोक्ष को देख के जल्दी से बोली, और तुम्हें पता है मुझे किडनैप करने वाला कौन था? तुम यकीन नहीं करोगे जब तुम उसके बारे में सुनोगे। मोक्ष अंजलि की बात सुन उसे अपनी आईब्रो उठा के देखने लगता है। अंजलि मोक्ष को देख रोते हुए बोली, एम के, मुझे तुम्हारे दोस्त अभी ने किडनैप किया था। मोक्ष ने जैसे ही अंजलि की बात सुनी उसका चेहरा सर्द हो जाता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। मान अंजलि की बात सुन गुस्से में उसे घूरने लगता है। उसकी आंखें लाल होने लगी थी। वो अपनी लाल आंखों से अंजलि को घूरने लगता है। मोक्ष ने मान को देखा, जो गुस्से से अंजलि को जानलेवा नज़रों से देख रहा था। बिग ब्रदर्स क्लब। इधर बिग ब्रदर्स क्लब के रूम में केविन गीता को अपने बाहों में भरकर सुकून से सो रहा था। उसे आज ना जाने कितने दिनों बाद ऐसे सुकून की नींद आई होगी, लेकिन उसका ये सुकून ज़्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि उसका सुकून भंग करते हुए उसका फ़ोन बजने लगता है। केविन जो चैन की नींद सो रहा था, फ़ोन बजने की आवाज़ से उसकी नींद खुल जाती है। वो जैसे ही उठने को होता है तो उसको अपने सीने में भार महसूस होता है। केविन अपना सर नीचे करके देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि गीता उसके सीने से चिपक कर सो रही थी। केविन को गीता को देख हैरानी होती है। उसे समझ नहीं आ रहा था गीता उसके पास कैसे आई। केविन ने सुबह इतनी ज़्यादा पी ली थी कि उसे ठीक से कुछ याद ही नहीं था। वैसे वो हमेशा पीने के बाद भी होश में रहता था, लेकिन कल उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी, इसीलिए उसे ठीक से कुछ याद नहीं था। केविन फिर एक नज़र रूम की तरफ डालता है तो उसे पता चलता है कि ये उसका क्लब का रूम है। केविन अब अपने दिमाग में ज़ोर डाल सोचने लगता है। हालांकि उसका नशा अभी तक पूरा उतरा नहीं था, लेकिन वह अब इतने नशे में नहीं था। केविन को अब धीरे-धीरे सब याद आने लगता है। उसे जैसे ही याद आया कि वो गीता के साथ क्या कर रहा था, तो उसने झट से गीता के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर देखा। उसने गीता को सही सलामत देखकर एक चैन की सांस ली। उसे लगा कि कहीं उसने नशे में गीता के साथ कुछ कर तो नहीं दिया था, लेकिन जब उसने गीता को सही देखा तो एक राहत की सांस ली। केविन ने अब गीता के चेहरे को देखा, जिसमें उसे सुकून दिख रहा था। केविन को गीता के चेहरे में सुकून देख उसके फेस में भी सुकून दिखने लगता है। वो झुककर गीता के माथे को प्यार से चूम लेता है। केविन जैसे ही गीता के माथे को चूमता है तो गीता के फेस में सोते हुए खुद ब खुद एक स्माइल आ जाती है। केविन उसे मुस्कुराता देख उसके फेस में भी ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है। केविन अभी गीता को देख ही रहा था कि उसका फ़ोन फिर से एक बार बजने लगता है। केविन का ध्यान भी अब गीता से हटकर अपने फ़ोन की तरफ चला जाता है। केविन अपना फ़ोन उठाकर अपने कान में लगाता है तो जैसे ही वो दूसरी तरफ की बात सुनता है तो उसका चेहरा सर्द हो जाता है। अभी अभी जिस फेस में स्माइल दिख रही थी, अब केविन के उसी चेहरे में गुस्सा और बेइंतहा नफरत नज़र आ रही थी। केविन बिना कुछ कहे फ़ोन कट कर देता है और एक नज़र गीता को देखता है। वो गीता के सिर में हाथ फेर बेड से उठ सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। करीब 10 मिनट बाद केविन वॉशरूम से बाहर आता है। उसने एक नज़र बेड की तरफ डाली जहाँ गीता अब भी सो रही थी। केविन ने अपने फ़ोन से किसी को टेक्स्ट किया और फिर अपना फ़ोन पॉकेट के अंदर रख देता है।
केविन गीता के पास आ उसके माथे को चूम के बोला, सॉरी जान, तुम्हें बिना बताए जा रहा हूँ। सोचा था तुम्हें जल्दी ही अपना बना लूँगा, लेकिन लगता है हमारा मिलना अभी नहीं है। तुम्हें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा और मेरी डबल रूप देखना पड़ेगा, बट आई प्रॉमिस जान, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपना बनाऊँगा। फिर मैं तुम्हें खुद से दूर कभी भी नहीं जाने दूँगा। इतना बोल केविन गीता के होठों को अपने होठों में लिए लाइट किस करता है, फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके रूम से बाहर आ जाता है। केविन नीचे आके एक वेट्रेस के पास आकर बोला कि 1 घंटे बाद गीता की हेल्प के लिए रूम में जाने को कहा, और अगर वो मेरे बारे में पूछे तो बता देना मुझे अर्जेंट किसी मीटिंग में जाना था, इसीलिए चला गया। वो वेट्रेस हाँ में अपना सिर हिला देती है तो केविन एक नज़र ऊपर की तरफ देख वहाँ से निकल जाता है। खुराना पैलेस। मोक्ष ने जैसे ही अंजलि की बात सुनी, उसने उसे देखते बोला, लेकिन मैंने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं। फिर उसे देख अपनी सख्त आवाज़ में बोला, वैसे आपने क्या कहा? अभी ने आपको किडनैप किया था, पर अभी तो 6 साल पहले ही हमें छोड़कर चला गया था, फिर आप इतने साल कहाँ थी? अंजलि मोक्ष की बात सुन सकपका जाती है, लेकिन वो फिर भी खुद को नॉर्मल दिखाते बोले, एमके, मैं हॉस्पिटल में थी, क्योंकि जब अभी ने मुझे किडनैप किया था तो मुझे नहीं पता था वो अभी है जिससे मुझे किडनैप किया है, लेकिन मुझे बाद में सारी सच्चाई पता चली कि अभी मुझे पसंद करता था और वो जानता था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो उसने मुझे किडनैप किया। फिर मुझे बहुत टॉर्चर भी किया कि ताकि मैं तुम्हें भूल जाऊँ और उससे शादी भी कर लूँ, लेकिन मैं नहीं मानी। जब मैं उसकी बात नहीं मानी तो उसने मेरे साथ इतना बोल अंजलि फूट फूट कर रोने लगती है। मान मोक्ष उसके नकली आंसू बहते हुए और उसे ऐसे झूठ बोलते हुए एकटक देख रहे थे। अंजलि मोक्ष को अपनी नम आंखों से देखते बोली, जब मैं नहीं मानी तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैंने उससे भीख मांगी कि वो मुझे छोड़ दे, पर उसने मुझ पर रहम नहीं दिखाई और मेरे साथ ज़बरदस्ती करता रहा। मान अंजलि की बात सुन गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो अभी के अभी अंजलि का गला दबा दे, लेकिन उसने मोक्ष को देखा जो शांत बैठा हुआ था, इसीलिए वो भी खुद को शांत करके बैठा रहता है। मोक्ष अंजलि को देख के बोला, तो तुम वहाँ से बची कैसे? फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी आप लोग को पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।